जंगल था जिसके बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर बना हुआ था। हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। मंदिर के अंदर एक बड़ा ही विचित्र काला पत्थर रखा हुआ था। उसी पत्थर पर एक अद्भुत सुंदर फूल खिला हुआ था। तुझे लगता है कि तू नकाब पहनकर आएगा तो मैं तुझे पहचान नहीं पाऊंगी? अगर तुम मुझे पहचान गई हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार जो मैं करने की ठान लेता हूँ फिर अपने कदम पीछे नहीं खींचता। मुझे अच्छी तरह पता है इस फूल को प्राप्त करने के बाद मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगा। सोच ले, तुझसे प्रेम करने वाले सभी लोग तुझे छोड़ देंगे। जब तेरे पास कोई प्रेम करने वाला ही नहीं रहेगा तो तू अपनी ताकत का प्रदर्शन किसके सामने करेगा? वो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इस फूल को तोड़ूंगा। इतना कहकर नकाबपोश ने फूल को तोड़ लिया। तभी तेज बिजली कड़की और वर्षा थम गई। नकाबपोश तुरंत मंदिर से निकलकर जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। इस घटना के कुछ दिन बाद हरिदास नाम का माली एक सुंदर बगीचे में खिले रंग बिरंगे फूलों पर पानी डाल रहा था। तभी वहाँ राजा विक्रम आ पहुँचा। हरिदास तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमें फूलों से कितना प्रेम है। तुम बरसों से इस बगीचे की देखभाल कर रहे हो। शाबाश, ऐसे ही करते रहना। महाराज, मैं आपके बगीचे की सेवा अपने संतान की तरह करता हूँ। मेरे रहते आपके बगीचे के एक भी फूल को कुछ नहीं होगा। हमें तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। अरे हा 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 हा, जरा देखो तो सही ये सफेद पुष्प। वाह वाह वाह, इसकी सुगंध मुझे बहुत प्रिय है। जब भी बगीचे में आता हूँ इन्हीं के आसपास सबसे ज्यादा समय बिताता हूँ। मेरी सुबह इनकी सुगंध से ही शुरू होती है। महाराज, मैं इन फूलों की देखभाल बाकी सभी फूलों से ज्यादा करता हूँ। राजा विक्रम संतुष्ट होकर मुस्कुराए और वहां से चले गए। हरिदास शाम तक बगीचे की देखभाल करता रहा। शाम को हरिदास घर पहुंचा। उसकी पत्नी बिंदिया और बेटी राधा उसका इंतजार कर रही थी। मैं आपकी राह देख रही थी। आज मैंने आपकी पसंद की सब्जी बनाई है। अरे वाह! चलो खाना खाते हैं। अगली सुबह हरिदास बगीचे की ओर जाने ही वाला था कि बिंदिया ने उसे रोक लिया। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बिंदिया, बताओ क्या बात है। और ये तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों हैं? क्या हो गया? राधा अब 20 वर्ष की हो गई है। हमें उसके विवाह की तैयारी करनी चाहिए और किसी अच्छे वर की तलाश भी। हाँ, तुम जानती हो बिंदिया कि मैं एक गरीब माली हूँ। समझ नहीं आता कि इतना धन मैं कहाँ से लाऊं कि राधा बिटिया का विवाह धूमधाम से हो सके। आप राजा विक्रम के यहाँ 30 वर्षों से माली हैं। क्या महाराज आपकी थोड़ी सी मदद नहीं कर सकते? हाँ, कर तो सकते हैं, लेकिन न जाने क्यों उनसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। मैं तो हिम्मत जुटाइए। सवाल आपका नहीं, आपकी बेटी का है। आपने अपना जीवन उनके बगीचे को दे दिया। अब समय है
कि महाराज आपकी सहायता करें। उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है बिंदिया, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं आज ही महाराज से बात करूंगा। वो रोज बगीचे में टहलने के लिए आते हैं, मैं मौका देखकर उनसे निवेदन करूंगा। इतना कहकर हरिदास बगीचे की ओर चल पड़ा। हरिदास बगीचे में पहुंचा ही था कि सामने का दृश्य देखकर वो बुरी तरह चौंक गया। हरिदास की नजर उन सफेद पुष्पों पर गई जो राजा विक्रम को सबसे अधिक प्रिय थे। अरे रे 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 रे, हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया। महाराज रोज कहते हैं कि इन सफेद पुष्पों का विशेष ध्यान रखना। हे भगवान, ये मुझसे कैसे हो गया? ये क्या? वो तुरंत उन पुष्पों के पास गया और मिट्टी की ओर देखने लगा। ये क्या? कल तो मैंने यहाँ पर ताजी मिट्टी डाली थी, रोज डालता हूँ, पर ये मिट्टी अचानक से सूख क्यों गई? तभी वहां राजा विक्रम आ पहुंचा। मुरझाए पुष्पों को देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हरिदास, हमने तुमसे क्या कहा था कि बगीचे के बाकी फूलों में से इन सफेद पुष्पों का विशेष ध्यान रखना है। आखिर ये मुरझा कैसे गए? जरूर तुमने इन्हें अनदेखा कर दिया होगा। क्यों, सोते रहते हो क्या? नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी कुछ देर पहले ही मैं आया और मैं स्वयं चौंक गया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये अचानक से कैसे मुरझा गए। कल ही तो मैंने ताजी मिट्टी डाली थी, पर न जाने क्यों वो मिट्टी सूख गई। मुझे तो कोई बड़ा रहस्य दिखाई दे रहा है महाराज। मैं अब अपनी काम चोरी को रहस्य मत बना दो। सीधी बात है, तुमने इन फूलों की ठीक से देखभाल नहीं की और यही कारण है कि ये मुरझा गए। मैं तुम्हें इस बगीचे की नौकरी से निकालता हूँ। चलो, दफा हो जाओ यहाँ से। दिखाई मत देना महल के आसपास भी। निकलो यहाँ से। हाँ, ऐसा मत करिए महाराज। मैंने 20 वर्षों तक आपके बगीचे की सेवा की है, केवल कुछ फूल मुरझा जाने की वजह से, जो कि न जाने क्यों मुरझा गए, आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं। 20 वर्षों का ये परिणाम मत दीजिए महाराज। राजा विक्रम ने तलवार निकाल ली। शुक्र मनाओ कि हमने तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग नहीं की, केवल इसीलिए क्योंकि तुमने 20 वर्षों से इस बगीचे की देखभाल की है। यही उसका परिणाम है कि तुम्हारी जान सलामत है। तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, पर नौकरी नहीं। दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। निकलो यहाँ से। हरिदास की आंखों में आंसू भर आए। वो सिर झुकाए बगीचे से चला गया। उसी समय राजा विक्रम का पुत्र राजकुमार आदित्य दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। पिताजी, राजकुमारी चंद्रलेखा अचानक से बेहोश हो गई है और उसका चेहरा नीला पड़ने लगा है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम राजकुमार? अचानक से ऐसे कैसे हो गया? वही जो आप सुन रहे हैं पिताजी। मैंने राज्य के सभी वैद्यों को महल में बुला लिया है। आप जल्दी से चलिए, सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए। राजा विक्रम अपने पुत्र के साथ तुरंत महल की ओर रवाना हो गया। इधर हरिदास आंखों में आंसू लिए घर पहुंचा। क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? सब कुछ ठीक तो है? हरिदास रोते हुए सारी घटना अपनी पत्नी बिंदिया को बताने लगा। इतना क्रूर व्यक्ति
मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। 30 वर्ष तक आपने पागलों की तरह उसके बगीचे की देखभाल की और केवल कुछ पुष्पों के मुरझा जाने की वजह से उसने आपको नौकरी से निकाल दिया। धिक्कार है ऐसे राजा पर। अब क्या होगा बिंदिया? मैं तो सोच रहा था कि महाराज से राधा के विवाह के लिए कुछ धन मांग लूंगा, लेकिन उन्होंने तो उल्टा मुझे निकाल दिया। अब मैं करूं तो करूं क्या, क्या करूं? धैर्य रखिए, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। राजा विक्रम ने आपके साथ अन्याय किया है और उसे अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। उधर महल में राजा विक्रम अपनी पुत्री चंद्रलेखा के पास खड़ा था। वो बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी और उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। एक वृद्ध वैद्य उसके पास खड़ा था। क्षमा कीजिएगा महाराज, हमने चंद्रलेखा की पूरी जांच की, लेकिन हमें कुछ भी समझ नहीं आया। हमें तो पता ही नहीं है कि आखिरकार ये बेहोश हुई तो हुई कैसे, और इनका ये चेहरा अचानक से नीला क्यों पड़ गया। इतना कहकर सभी वैद्य सिर झुकाकर वहां से चले गए। राजा विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। अब हम क्या करेंगे पिताजी? राजगुरु को तुरंत दरबार में बुलाओ, जाओ। राजकुमार आदित्य ने तुरंत आदेश का पालन किया। कुछ देर बाद वो राजगुरु को लेकर आ गया। राजगुरु, आपने कहा था कि उस पुष्प को पाने से मैं शक्तिशाली बन जाऊंगा, पर जो आवाज मेरे कानों में गूंजी थी, अब लगता है कि वही सच्ची है। उसने कहा था कि मैं ताकतवर तो बन जाऊंगा, लेकिन जो मुझसे प्रेम करते हैं वो हमसे दूर होते चले जाएंगे। महाराज, मैंने तो केवल आपको जंगल में स्थित उस मंदिर के जादुई पुष्प के बारे में बताया था, पर यह नहीं कहा था कि आप उसे तोड़ लाइए। मैंने तो बस इतना कहा था कि जो भी उस पुष्प को तोड़ेगा वो बहुत ताकतवर बन जाएगा। ओ, गलती मेरी थी राजगुरु। जब मैं पहली बार उस फूल को तोड़ने गया था तो अचानक वहां रंग बिरंगी रोशनी के बीच एक तितली प्रकट हुई। उसने हमें चेतावनी दी थी कि उस फूल को ना तोड़ूं। फिर मैं नकाब पहन कर गया और वही आवाज गूंजी, लेकिन मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। अब आप ही बताइए गुरुजी, ये सब कैसे ठीक किया जा सकता है? महाराज, मुझे लगता है कि उस पुष्प को आपको इस मंदिर में वापस से रख देना चाहिए। वो मंदिर की भेंट थी, तितलियों की अमानत, उसे वापस कर देना चाहिए। राजा विक्रम तुरंत उठकर एक कक्ष में गया और वहां से एक बड़ा विशेष प्रकार का डिब्बा दरबार में लेकर आया। जैसे ही उसने डिब्बा खोला तो डिब्बे का दृश्य देखकर चौंक उठा। ये क्या? ये तो वही पुष्प है जो मैं तोड़ कर लाया था। ये तो मुरझा गया, ये तो पूरी तरह से खराब हो चुका है। राजगुरु और भी गहरी चिंता में डूब गया। उसने आंखें बंद की, ध्यान किया और फिर धीरे से बोला, अब ये पुष्प किसी काम का नहीं रहा महाराज। महाराज, मैंने अपनी दिव्य शक्तियों से पता लगा लिया है कि जब आपने इस पर लालच से स्पर्श किया तो ये श्रापित हो गया। आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है? आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं?